हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी कोटा। बच्चों, हमने डेली नीट क्वेश्चन सीरीज DNQS, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम DNQS, स्टार्ट कर रखी है। इसमें बच्चों हम डेली नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ में आपको क्विज को अटेम्प्ट करना, तो बच्चों आप टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम पे चले जाओ और हमारे ग्रुप का नाम है नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी कोटा, को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको डेली जो है क्विज अटेम्प्ट करने को मिलेगी और साथ में वहाँ पे आपको क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपने क्वेश्चन को सही किया या फिर कहाँ पे मिस्टेक की है। तो जल्दी से जाओ बच्चों और टेलीग्राम में ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बच्चों अभी भी आप इस सीरीज़ के इस सेगमेंट को आप अटैम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है। आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टली 3 क्वेश्चन अपीयर हो रहे हैं, इसलिए क्या करो, हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक सही होगा। इसलिए बच्चों वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 अटैम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की तरफ चलते हैं। अब फिर से वही करो, वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। बच्चों, आपने सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए होंगे। अब हम इनके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए पी प्लांट हैविंग जीनोटाइप हेटेरोजाइगस फॉर ए एज वेल एज हेटेरोजाइगस फॉर बी। यहाँ पे आपको पी प्लांट है जिसकी जीनोटाइप गिवन है, जो हेटेरोजाइगस ए और बी जीन के लिए बच्चों। और इसमें साथ में क्या है कि यहाँ पे आपको पता करना है कि कितने टाइप के गैमेट्स ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए बच्चों इसको पता करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो यही पूछा गया कि दिस प्लांट शुड बी क्रॉस्ड। यहाँ पे इस प्लांट को किससे हमें क्रॉस करवाना चाहिए टू ए प्लांट विद जीनोटाइप। उसकी जीनोटाइप बच्चों क्या होगी, ये हमें पता करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है आपको ऑलरेडी। तो 4 ऑप्शन में से जो सही होगा वो हम देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही कौन सा होगा। बच्चों, यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस है ए और बी के लिए वो कैसे बना होगा, हम पहले ये जानते हैं। कैसे जानते हैं बच्चों, देखो हम यहाँ पे क्या किया होगा, सबसे पहले प्योर पेरेंट्स लिए गए होंगे, प्योर पेरेंट्स का क्रॉस करवाने के बाद भी ये, उसके बाद ही जो है दोनों ए और बी के लिए हाइब्रिड बना होगा, दोनों के लिए हेट्रोजाइगस बना होगा, ए के लिए भी बी के लिए भी। तो यहाँ पे प्योर पेरेंट्स लेंगे, ए के लिए भी बी के लिए भी डोमिनेंट फॉर्म में, जिसको हमने मेल सेलेक्ट किया है, ठीक है। और दूसरे हम प्योर पेरेंट्स लेंगे रिसेसिव के लिए, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर ए एंड बी के लिए, जिसको हम फीमेल या मदर के लिए हमने सिलेक्ट किया है बच्चों। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, आपको सबसे पहला ये पता करना कि वहाँ पे टाइप्स ऑफ गैमेट, कोई भी जीनोटाइप कितने टाइप्स के गैमेट बना सकता है। तो उसके लिए पता करने के लिए बच्चे आपको सबसे पहले एन नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों, एन नंबर। क्या होना चाहिए, एन नंबर। एन नंबर क्या होता है, एन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, यहाँ पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। देखो यहाँ पे जो डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है मेल वाला, इसके अंदर ए भी होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, और बी भी होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो यहाँ पे कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ए के लिए भी एन नंबर 0, बी के लिए भी एन नंबर 0 और अल पूरे के लिए जीनोटाइप के लिए एन नंबर 0 हो गया, एन नंबर 0 हो गया। बच्चों इससे क्या होगा, एन नंबर 0 होगा तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ गैमेट पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं पता, टाइप्स ऑफ गैमेट। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2n, 2n, एन क्या नंबर है हेट्रोजाइगस। यहाँ पे बच्चों मेल के लिए एन नंबर ओवरऑल 0 है। तो यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं बच्चों, अगर 2 करेंगे तो वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक टाइप के ही गैमेट बनेंगे मेल पेरेंट से, और जिसमें सारी के सारी, अगर हम जीन की बात करें तो जीन के अंदर क्या होगा, ए भी डोमिनेंट होगी और बी भी डोमिनेंट होगी गैमेट्स के अंदर, ठीक है। सिंगल एलील आएगी वहाँ पे, ए की भी बी की भी। सिमिलरली बच्चों फीमेल पेरेंट के लिए देखो एन नंबर होमोजाइगस रिसेसिव है, ए के लिए भी बी के लिए भी। तो ए के लिए भी एन नंबर 0, बी के लिए भी एन नंबर 0, ओवरऑल एन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो 2 करेंगे तो इसमें 1 टाइप का गैमेट। इसलिए बच्चों यहाँ पे भी फीमेल पेरेंट से भी एक ही टाइप का गैमेट बना, मगर नंबर कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। नंबर कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है बच्चों, मगर सबके अंदर क्या होगा, सेम टाइप की वहाँ पे एलील होंगी, ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो ओवरऑल बच्चों मैं ये कहूँ कि मेल पेरेंट से भी यहाँ पे एक टाइप का गैमेट बना है और फीमेल से भी एक टाइप का गैमेट बना है, बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए यहाँ पे गैमेट्स मैंने दिखाए हैं, जिसके अंदर देख सकते हो आप मेल से जितने गैमेट हैं बच्चों उन सब के अंदर जीनोटाइप सेम है बिल्कुल, ए के लिए भी डोमिनेंट, बी के लिए भी डोमिनेंट, और जो फीमेल से बने बच्चों उन सब में भी जीनोटाइप सेम है, ए के लिए रिसेसिव, बी के लिए रिसेसिव।
फिर इनका क्रॉस करवा लो बच्चों, किसी का भी क्रॉस करवा लो तो आपको जो जीनोटाइप मिलेगी बच्चों नेक्स्ट जनरेशन में, सबकी जीनोटाइप कैसी होगी बच्चों, वहाँ पे हेटेरोजाइगस फॉर ए, हेटेरोजाइगस फॉर बी, वो कैसे होगी, हेटेरोजाइगस फॉर ए, हेटेरोजाइगस फॉर बी, ये जीनोटाइप मिलेगी आपको, चाहे किसी का भी क्रॉस करवा लो आप। यहाँ पे सभी जो है गैमेट क्रॉस करने पे हाइब्रिड ही बनाएंगे, ए के लिए भी बी के लिए भी। तो मैंने ए की लिख के दिखाया बच्चों। अब यहाँ पे क्या बताना था आपको कि ये कितने टाइप के गैमेट बना सकता है हेटेरोजाइगस। इसको पता करने के लिए बच्चों क्या होता है, हमें एक बैक क्रॉस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में बच्चों हम क्या करते हैं, उस बैक क्रॉस में हम होमोजाइगस रिसेसिव वाले पेरेंट के साथ इस F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करवाते हैं। F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करवाएंगे, उसको बच्चों बैक क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो बच्चों ये क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था बच्चों ये क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस पे। इसलिए यहाँ पे आपको टेस्ट क्रॉस का कंसेप्ट लगाना था और आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन में 10 सेकंड्स भी नहीं लगनी थी बच्चों क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, क्योंकि डायरेक्टली पढ़ते समझ में आ जाना था कि वहाँ पे टेस्ट क्रॉस होगा। और टेस्ट क्रॉस होगा तो इसका क्रॉस किसके लिए होना चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव वाले पेरेंट के साथ। तो हमने यहाँ पे हाइब्रिड को यहाँ पे मेल ले लिया है और हमने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स को हमने फीमेल ले लिया है। यहाँ पे फिर से वही करेंगे बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में से खत्म हो गया था हमारा। फिर भी हम आगे जानते हैं कि यहाँ पे इसको आगे स्टडी कैसे किया हुआ ये हम पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा। यहाँ तक वैसे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, इतना समझ में आ गया, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं थी। बट फिर भी आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है बच्चों। देखो यहाँ पे हेटेरोजाइगस में ए के लिए हेटेरोजाइगस तो n नंबर 1 हो गया, बी के लिए हेटेरोजाइगस तो n नंबर 1 हो गया। तो ओवरऑल n नंबर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 1 + 1 2 इस जीनोटाइप के लिए हेटेरोजाइगस फॉर ए एंड बी। तो यहाँ पे 2n है तो 2 करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 4 टाइप्स का गैमेट बनाएगा। और 4 टाइप्स के गैमेट बच्चों देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, चारों अलग अलग टाइप के गैमेट्स हैं यहाँ पे। इसके बाद बच्चों फीमेल पेरेंट को देखो, यहाँ पे ए के लिए भी होमोजाइगस, बी के लिए होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में, n नंबर ए के लिए 0, बी के लिए 0, ओवरऑल 0 और 2 की पावर 0 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1 टाइप गैमेट। और इसके लिए रिसेसिव वाले पेरेंट के सारे गैमेट एक ही टाइप के होंगे, जिनका जीरो टाइप क्या होगा, ए के लिए रिसेसिव, बी के लिए रिसेसिव। ठीक है बच्चों, ये गैमेट्स बन गए, ये गैमेट्स बन गए। अब देखो यहाँ पे गैमेट्स बनाने के बाद में आपको पनेट स्क्वायर बना लो, बहुत आसान है, पनेट स्क्वायर बना सकते हो आप। इसके अलावा डायरेक्टली आप यहाँ पे सीधे डायरेक्ट क्रॉस भी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स स्क्वायर बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो मेल गैमेट्स एक तरफ लिख लो, फीमेल गैमेट्स एक तरफ लिख लो। ठीक है, मेल गैमेट्स हमने यहाँ पे ऊपर लिख लिए हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली हमने फीमेल गैमेट लिख लिए बच्चों। अब यहाँ पे देखो मेल गैमेट्स 4 टाइप के थे, फीमेल एक ही टाइप का था। तो यहाँ पे बच्चों हमें 4 टाइप के जीनोटाइप मिले। कितने मिले, 4 टाइप के। कितने टाइप के जीनोटाइप मिले, 4 टाइप के। उतने ही टाइप के फिनोटाइप भी मिलेंगे, उतने ही टाइप के फिनोटाइप भी मिलेंगे बच्चों यहाँ पे। अगर यहाँ पे ए और बी जीन क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो हमें 4 टाइप के फिनोटाइप्स भी मिलेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पता लगा कि 4 टाइप के जीनोटाइप मिले या 4 टाइप के फिनोटाइप मिले। इसको हम फिनोटिपिकली भी बता सकते थे कि यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस किए गए होंगे जो भी यहाँ पे हेटेरोजाइगस प्लांट था उसने। ठीक है, तो इसलिए बच्चों क्योंकि हमें पता है कि रिसेसिव वाले के तो एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो उससे चेंज नहीं आएगा कुछ भी रेशियो में। चेंज कहाँ से आएगा, जो यहाँ पे हेटेरोजाइगस था उसने जितने टाइप गैमेट बनाएंगे उतने टाइप की आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 जीन्स हैं, मगर दोनों जीन इंडिपेंडेंट होंगी तो आपको डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स भी मिलेंगे बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के जीनोटाइप्स मिलना, और इससे ये डिमॉन्स्ट्रेट होता है कि यहाँ पे उसने कितने टाइप के वहाँ पे गैमेट्स बनाए होंगे बच्चों। तो इस चीज़ को आप इजीली समझ सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में क्रॉस किसके साथ होना चाहिए बच्चों, आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि होमोजाइगस रिसेसिव वाले जो पेरेंट होते हैं उसके साथ में क्रॉस होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, सेकेंड आंसर यहाँ पे ऑप्शन जो है वो उसका आंसर बन जाएगा। बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आपको टेस्ट क्रॉस समझ में आ गया होगा। आगे से आप टेस्ट क्रॉस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि टेस्ट क्रॉस किस लिए करते हैं, टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट को फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी जीनोटाइप का पता कर सकते हैं, उसलिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे सेंट्रोमियर का फंक्शन पूछा है बच्चों। तो सेंट्रोमियर सबसे पहले तो आपको पता चाहिए कहाँ पे होता है सेंट्रोमियर, तब आप बता पाओगे। सबसे पहले सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है। क्या कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है बच्चों, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, तो ये लगभग उसके सेंटर में होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से हम इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, साथ में इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों मेनली जब सेल साइकिल की 2 फेज होती है, इंटरफेज
और एक एम फेज। जब डिवीजन फेज आती है उसको एम फेज बोलते हैं। एम फेज दो तरह से हो सकती है, माइटोसिस के लिए भी और मेयोसिस के लिए भी। मैंने बच्चों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन को समझाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे माइटोसिस की एम फेज ली है आपको समझाने के लिए, और इसमें मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि सेंट्रोमियर कहाँ पे मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे मैंने मेटाफेज से क्रोमोजोम लिए हैं माइटोसिस के। यहाँ पे सारे क्रोमोजोम इक्वेटर के ऊपर होंगे बच्चों। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एक दिखाया है, यहाँ पे पेयर में मिलेंगे आपको, ठीक है, पेयर में मिल सकते हैं आपको यहाँ पे। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। सारे के सारे इक्वेटर पे यहाँ पे रेंज हो गए हैं। इक्वेटर पे रेंज हो गए हैं तो बच्चों यहाँ पे इनसे अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर। इनसे जो ग्रीन वाले हैं बच्चों ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये अटैच होंगे इनसे। क्या है ये? स्पिंडल फाइबर। अटैच कहाँ होंगे क्रोमोसोम पे? जहाँ सेंट्रोमियर है बच्चों, सेंट्रोमियर के ऊपर भी एक डिस्क होती है, प्रोटीन डिस्क, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। उसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली? काइनेटोकोर पे आकर के बच्चों स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं। तो आपको याद कर रखना है सेंट्रोमियर के ऊपर भी काइनेटोकोर होती है, प्रोटीन डिस्क स्पेसिफिकली पूछा जाता है तो वहाँ पे आकर के स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं। दोनों पोल से, अपोजिट पोल से यहाँ पर आकर के अटैच होंगे बच्चों। यहाँ पे देखो इस साइड भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की एक डिस्क बनाई, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, जिस पे आकर के ये ग्रीन कलर के स्पिंडल फाइबर अटैच कर रहे हैं। ये अपोजिट पोल पे यहाँ पे सेंट्रियोल होगा, वहाँ से स्पिंडल फाइबर आएंगे। और कुछ स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली पोल टू पोल भी अटैच होते हैं जो कि शेप बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया मैंने। फिर क्या दिखाया मैंने? एनाफेज में बच्चों यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया है। स्प्लिटिंग होने के बाद में ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, इन जहाँ पे ये अटैच थे ये स्पिंडल फाइबर, उनको जो क्रोमेटिड्स हैं अलग हो गए हैं। अब क्रोमोसोम थे जब तक साथ में थे, अब ये क्रोमेटिड्स हो गए हैं। इनका सेंट्रोमियर से यहाँ पे डिवीजन हो गया है, सेंट्रोमियर अलग अलग हो गया है, हाफ हो गया है। इसकी वजह से ये पोल्स की तरफ मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे? स्पिंडल फाइबर अटैच हैं और स्पिंडल फाइबर अपना पुलिंग फोर्स लगाएंगे बच्चों यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है उसके ऊपर, जो काइनेटोकोर उसके ऊपर, और वहाँ पे फोर्स लगने, पुलिंग फोर्स लगने वजह से ये क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल की तरफ बच्चों देखो मूव करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए यहाँ पे सेंट्रोमियर का रोल बच्चों क्या होता है कि मूवमेंट करवाते हैं क्रोमोसोम्स का टुवर्ड द पोल्स ड्यूरिंग द एम फेज। जब डिवीजन फेज आती है, जब क्रोमोसोम्स दिखते हैं, न्यूक्लियर डिसअपीयर हो जाता है, उस टाइम बच्चों आपको ये मूवमेंट देखने को मिलता है। और स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं सेंट्रोमियर के साथ में, तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं बच्चों क्रोमोसोम के। तो इसको देखते हुए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है नहीं, देखते हैं साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज करेक्ट क्यों नहीं हुआ। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने दिखाया कि उसके जो टेलोफेज आती है एम फेज के अंदर ही, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस वैसे टेलोफेज का ही पार्ट होती है, मगर उसको थोड़ा अलग से समझ लेते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये मैंने एनिमल सेल ही ली है, मैंने पहले भी एनिमल सेल ली थी, अभी भी मैंने एनिमल सेल ही ली है। उसमें जो देखो टेलोफेज कंप्लीट होने वाली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से यहाँ पे रीअपीयर हो गई है और दो न्यूक्लियस बन गए हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा बच्चों? एक रिंग बनेगी। यहाँ पे एक रिंग बनने की वजह से बच्चों देखो यहाँ पे रिंग बनेगी और इसके साइटोप्लाज्म जो है दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट्स में डिवाइड होगा बच्चों, डिवीजन होने के बाद में साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज होगा। इसको बोलते हैं बच्चों साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज। साइटोप्लाज्म दो डॉटर सेल्स के बीच में डिवीजन हो गया है, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो दो डॉटर सेल के बीच में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज। क्या इसमें सेंट्रोमियर का रोल आया? कोई रोल नहीं आया बच्चों। यहाँ पे सेंट्रोमियर का कुछ भी रोल नहीं आया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखो क्रॉसिंग ओवर के बारे में पूछता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या सेंट्रोमियर का रोल आता है? देखो क्रॉसिंग ओवर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं बच्चों। क्रॉसिंग ओवर में क्या आता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको पता होगा, जिन क्रोमोसोम के ऊपर सेम जीन, सेम लोकेशन पे सेम जीन प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। मैंने दो अलग कलर दिखाए हैं होमोलॉगस में, बट ये दोनों एक जैसे ही हैं। एक ब्लू और ग्रीन लिया है मैंने सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम, इनके पास सेम जीन होगी, सेम लोकेशन पे होमोलॉगस। अब इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कैसे, कौन से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो पास पास में होंगे बच्चों, उनके पार्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। उनके पार्ट्स एक्सचेंज होने के बाद देखो यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे बना हुआ है एक यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर। और उसके बाद में देखो यहाँ पे बच्चों ये ध्यान से देखो, ब्लू के ऊपर ग्रीन आ गया, ग्रीन के ऊपर ब्लू पार्ट आ गया, यहाँ पे जीन्स एक्सचेंज हो गई हैं। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है बच्चों। ये कब होती है? जब मियोसिस होता है ना, तब होती है। मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में होती है, और उसके अंदर भी अगर आप वहाँ पे बात करोगे तो प्लेकाइटिन स्टेज के अंदर पर्टिकुलरली क्रॉसिंग ओवर होती है। तो देखो यहाँ पे क्या सेंट्रोमियर का रोल आया? बिल्कुल भी नहीं आया, कोई भी रोल नहीं आया, ठीक है। केवल उसके क्रोमेटिड्स जो थे उन्होंने एक्सचेंज कर लिया वहाँ पे, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर का रोल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में जो ट्रांसक्रिप्शन था, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? देखो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये कहाँ होता है बच्चों? ये न्यूक्लियस में होता है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का बनना ही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं है, केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है, जहाँ पे सेंट्रोमियर क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड
पोल्स। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा आसान क्वेश्चन है। मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर, यहाँ क्या पूछा कि मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कंटेन इन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा कि वो कहाँ पे मिलता है। आपको ऑप्शंस गिवन है, एंटार्क्टिका पे, पोलर आइस है, ग्लेशियर्स है, माउंटेन्स है एंड ग्रीनलैंड है। ये आपको ऑप्शंस गिवन है। देखते हैं कि यहाँ पे मिलता कहाँ पे है। तो बच्चों देखो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। वाटर ऑन अर्थ सरफेस, ओवरऑल वाटर जो है अर्थ सरफेस पे वो किस तरह से प्रेजेंट है बच्चों, उसमें से केवल ओनली 3% ही फ्रेश वाटर है, ओनली 3% ही फ्रेश वाटर है। रेस्ट जितना भी है रिजाइड्स इन द ओशन, कितना 97% तक जो है वो ओशंस में रहता है, वो सॉल्टी वाटर है या अलग फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में है वो ओशन में है। वो फ्रेश वाटर केवल 3% ही होता है, ठीक है। अब 3% में बच्चों यहाँ पे अबाउट 69% कहाँ रहता है बच्चों, ग्लेशियर्स में, मतलब आइस की फॉर्म में यहाँ पे ये यहाँ पे रहता है। तो ग्लेशियर्स में मिलता है 69% तक, अबाउट 70% बोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर एवरेज ऑलमोस्ट ले सकते हो। इसमें से 30% अबाउट 30% बच्चों अंडरग्राउंड रहता है, ठीक है, बिलो सॉइल, और 1% लेक्स या रिवर्स में फ्रेश वाटर का रहता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन देना है तो फर्स्ट ऑप्शन तो एंटार्क्टिका, जो कि ऑलरेडी आपको पता है ग्लेशियर है वहाँ पे भी, ठीक है। तो एक तरफ का ही होगा पोल, दूसरा पोल रह जाएगा एंटार्क्टिका, आंसर चूज करेंगे। सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे पोलर आइस, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही आ जाएंगे बच्चों। जितने भी ग्लेशियर है वहाँ दोनों मिला करके ही वहाँ पे अबाउट 70% जो होगा फ्रेश वाटर का वो यहाँ पे ही मिलता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बच्चों सही हो जाएगा। बच्चों थर्ड ऑप्शन जहाँ पे ग्लेशियर माउंटेन दिए हैं, ग्लेशियर माउंटेन पे नहीं है, बहुत कम हो जाएगा इसका परसेंटेज भी। यहाँ पे ग्लेशियर ठीक था बट माउंटेन आने की वजह से माउंटेन पे इतना ज़्यादा नहीं है, जो पोल्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे पोल्स का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन ग्रीनलैंड ये सबसे बड़ा आइलैंड है बच्चों, इसलिए ग्रीनलैंड जो है ये मेनली आर्टिक और अटलांटिक के आसपास प्रेजेंट है वहाँ पे, और ये बच्चों जो है डेनमार्क के टेरिटरी में आता है, तो इसलिए ग्रीनलैंड भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा पोलर आइस। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, पोलर आइस, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में पूछा कि बच्चों द प्रोडक्शन ऑफ ए ह्यूमन प्रोटीन का प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम ह्यूमन प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं बैक्टीरिया में, इज़ पॉसिबल हुआ क्यों, आपको ये बताना बिकॉज। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो बच्चों इसको ध्यान से इस क्वेश्चन के लिए। बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट द आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शन। देखो आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है बच्चों, हम अनवांटेड जो सेगमेंट होते हैं आरएनए के अंदर से उसको स्प्लाइस करके कट करके हम रिमूव कर देते हैं, उसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। स्प्लाइसिंग यूकैरियोट्स में होती है बच्चों, प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। जैसे बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें वहाँ पे आरएनए स्प्लाइसिंग नहीं होगा, ये रीज़न नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। सेकंड मैकेनिज्म जीन रेगुलेशन के बारे में बोल रहा है, इज़ आइडेंटिकल, ये वो यहाँ पे गिवन आइडेंटिकल गिवन है, जबकि यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होता है बच्चों। जैसे बच्चे ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं थोड़ा कन्फ्यूज आते हैं और वो सोचते हैं कि स्टेटमेंट में थोड़ा डाउट होने की वजह से ये सही हो सकती है, जबकि ये सही नहीं है बच्चों। बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन अलग है और यहाँ पे ह्यूमन्स में यूकैरियोट्स में अलग है, दोनों में डिफरेंस है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या होगी बच्चों, रॉन्ग होगी। ह्यूमन क्रोमोजोम कैन रेप्लिकेट इन बैक्टीरिया सेल। ह्यूमन क्रोमोजोम जो है वेल डेवलप्ड सिस्टम है, क्रोमोजोम जो होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर बच्चों और प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर तो क्रोमोजोम होते ही नहीं, तो इसलिए बच्चों वो क्रोमोजोम्स को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, केवल एक सेगमेंट ऑफ डीएनए इसको जीन बोलते हैं, हम उसको भले ही रेप्लिकेट कर लें मगर इसको नहीं कर पाएंगे, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। बच्चों ये स्टेटमेंट सही होगी, क्योंकि अगर जेनेटिक कोड जो कोडॉन यहाँ पे यूकैरियोट्स में कोड कर रहा है, जिस अमीनो एसिड कोड कर रहा है, वही कोडॉन अगर ये बैक्टीरिया में भी सेम अमीनो एसिड कोड करेगा, तभी तो बच्चों हम उस जीन को जो हम चाह रहे हैं कि वो जेनेटिक इंजन की हेल्प से बैक्टीरिया में जाए तो वो एक्सप्रेस कर पाएगी। तो इसलिए रीज़न ये होगा कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, मतलब जो कोडॉन बच्चों, जो कोडॉन यहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर अमीनो एसिड कोड कर रहा है, वो सेम कोडॉन सेम अमीनो एसिड कोड करेगा बैक्टीरिया के भी अंदर। इसलिए जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होने की वजह से बच्चों यहाँ पे पॉसिबल हो पाया कि हम जेनेटिक इंजन की हेल्प से ह्यूमन प्रोटीन का प्रोडक्शन हम बैक्टीरिया के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल कब हुआ बच्चों, क्योंकि जेनेटिक कोड क्या है, यूनिवर्सल नेचर है, इसलिए बच्चों ये पॉसिबल हो पाया। आगे देखते हैं बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, तो ऑप्शन डी सही था। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटरी डिजीज। यहाँ पे क्या पूछा कि बच्चों यहाँ पे ये बताना आपको नॉट ए हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी डिजीज क्या होता है बच्चों,
जो डिजीज़ इनहेरिट होता है, मतलब जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंट्स और जो डॉटर्स जितनी भी होती हैं या फिर सन जो होते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग्स में अगर इनहेरिट हो जाए उसको बोलते हैं हम हेरिडिटरी डिजीज़, वो हेरिडिटरी के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन आपको। सबसे पहले देखो बच्चों, हीमोफीलिया ऑप्शन है। हीमोफीलिया कैसा होता है बच्चों, इसकी इनहेरिटेंस कैसी होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसका मतलब एक्स लिंक्ड इसकी जीन होती है, और अगर यहाँ पे ये अफेक्टेड होगा तो बच्चों नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम तो मेल में भी होते हैं फीमेल में भी होते हैं, दोनों में ही चांस है, मदर से भी जा सकता है फादर से भी जा सकता है, तो ये इनहेरिट हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया हेरिडिटरी डिजीज़ है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्रेटिनिज्म है। क्रेटिनिज्म, यहाँ पे क्रेटिनिज्म होता क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। तो क्रेटिनिज्म, ये क्रेटिनिज्म जो होता है बच्चों कॉन्जेनाइटल होता है आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम में। कॉन्जेनाइटल मतलब जब बर्थ होगा तभी ये वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और आयोडीन की डेफिशिएंसी से होगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होगा। और ये होता क्यों है, क्योंकि ये इनसफिशिएंट बच्चों, ये इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन की वहाँ पे कमी होती है, इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन बोलते हैं थायराइड की डेफिशिएंसी। होती क्यों है बच्चों, जब वहाँ पे जो प्रेगनेंसी होती है बच्चों, उस टाइम डेवलपमेंट हो रहा था, वहाँ पे अगर मदर की डाइटरी आयोडीन अगर कम होगा, इनसफिशिएंट होगा, तो उसकी वजह से बच्चों वहाँ पे जो चाइल्ड डेवलप हो रहा था उसके अंदर भी वहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी डेवलपमेंट के दौरान ही। तो इसलिए वहाँ पे मदर के डाइटरी आयोडीन की कमी होने की वजह से बच्चों वहाँ पे बच्चे के अंदर भी क्या होगी, जो डेवलप हो रहा था, चाइल्ड डेवलप हो रहा था, उसके अंदर भी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो इसलिए इसके कारण एक डिजीज डेवलप है, इसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। ये बच्चों हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, ये केवल डाइटरी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्रेटिनिज्म हो जाएगा। मगर यहाँ पे बच्चों देखो, सिस्टिक फाइब्रोसिस थर्ड ऑप्शन है, ये इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है बच्चों, सिस्टिक फाइब्रोसिस की भी इनहेरिटेंस बच्चों ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। कैसे होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव। और यहाँ पे इसलिए इसका भी यहाँ पे क्या होगा, ये इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हेरिडिटरी डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसको इन शॉर्ट CFB बोल देते हैं। थैलेसीमिया फोर्थ ऑप्शन बच्चों देखो, फोर्थ ऑप्शन में भी क्या है, इसकी इनहेरिटेंस भी कैसी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। थैलेसीमिया भी कैसा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये भी हेरिडिटरी डिजीज है, ये नेक्स्ट जनरेशन में ऑटोजीन पे प्रेजेंट होने की वजह से बच्चों ये भी ट्रांसफर हो सकता है। तो थैलेसीमिया भी हेरिडिटरी डिजीज है, इसलिए इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या ऑप्शन सही होगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन क्रेटिनिज्म, जो कि हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, तो इसलिए क्रेटिनिज्म यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आपको एग्जाम में अगर हेमोफीलिया के बारे में पूछे, या आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस की इनहेरिटेंस के बारे में पूछे, या फिर आपको यहाँ पे थैलेसीमिया की पूछे, तो आपको याद रखना थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, जबकि हेमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। क्रेटिनिज्म कोई भी हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है जब डेवलपमेंट हो रही थी ना प्रेगनेंसी के दौरान, उसी टाइम पे मदर की अंदर बॉडी के अंदर आयोडीन कम लेने की वजह से क्या होता है, चाइल्ड के अंदर भी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कॉन्जेनिटल कंडीशन हो जाती है, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम RNA पॉलीमरेज, मतलब एक्टिव एंजाइम की बात कर रहा है। RNA पॉलीमरेज, आपको पता है RNA पॉलीमरेज क्या काम करता है बच्चों, DNA से RNA बनाने का काम करता है, ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। बाइंड्स टू DNA सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को बाइंड करता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। एंड DNA एज्यूम से सैडल लाइक स्ट्रक्चर, कैसे एज्यूम कर लेता है वो, सैडल लाइक। सैडल क्या होता है बच्चों, जैसे घोड़े के ऊपर जो होता है ना, जो बैठने के लिए होता है बच्चों, वो आगे से भी उठा हुआ, पीछे से भी उठा हुआ, बीच में से थोड़ा सा उसके अंदर रिज बना होता है, तो उसके बोलते हैं हम यहाँ पे सैडल बोलते हैं, सैडल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो हाई पॉइंट्स के बीच में एक लो पॉइंट जो होता है उसको हम सैडल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इस सीक्वेंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ये हमें नाम यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स की यहाँ पे बच्चों बात हो रही है। सबसे पहली बात यहाँ पे ऑप्शंस जो किए उसके अकॉर्डिंग यूकैरियोट्स की बात हो रही है, यूकैरियोट्स में ही यहाँ पे डिस्कशन करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे DNA के डबल स्ट्रैंड है, DNA के डबल स्ट्रैंड है, एक मैंने 5 to 3 दिखाया है, कि मैंने 3 to 5 दिखाया है। तो इसमें देखो यूकैरियोट्स के अंदर बच्चों देखो, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन होता है DNA के ऊपर, प्रोमोटर और टर्मिनेटर, दो रीजन होते हैं जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। प्रोमोटर पे स्टार्ट होता है, टर्मिनेटर पे एंड होता है, इसके बीच में स्ट्रक्चरल जीन रहती हैं बच्चों। तो हम 5 to 3 वाले एंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, ये आपको पता होगा। हम 3 to 5 वाले को टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड, ये आप याद रखना। 3 to 5 वाला टेम्पलेट
नॉन कोडिंग और एंटी सेंस स्ट्रैंड बोला जाता है। ठीक है, 5 to 3 वाला कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट का काम कौन करेगा, 3 to 5 डेज वाला स्ट्रैंड ही काम करेगा, जिसको हम एंटी सेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा, प्रमोटर से होगा और टर्मिनेटर पे एंड होगा। इस स्ट्रक्चर जहाँ पे ये स्टार्ट होता है बच्चों उसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, और जहाँ पे एंड होता है उसके बीच के सेगमेंट को हम डीएनए के स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना क्या था बच्चों, यहाँ पे बताना आपको ये था कि यहाँ पर एक होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमर जो कि डीएनए से आरएनए बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि उसके प्रमोटर पे बाइंड करेगा। प्रमोटर पे बाइंड करने के लिए पहले कुछ सीक्वेंस होते हैं जहाँ वो रिकग्निशन करता है, उनके बाइंड करता है। वो यूकैरियोट्स में बच्चों अबाउट 20 नाइट्रोजन बेस अपस्ट्रीम साइड होते हैं, मतलब जहाँ से प्रमोटर है ना उसके अपस्ट्रीम साइड में चले जाओ। कहाँ चले जाओ, अपस्ट्रीम साइड में 20 नाइट्रोजन बेस पहले, और वो 20 नाइट्रोजन बेस पहले बच्चों वहाँ पे 7 बेस पेयर्स का सीक्वेंस मिलेगा। 7 बेस पेयर का सीक्वेंस कौन सा होगा, TA ये वाला होगा, TA या फिर TA ये वाला सीक्वेंस होगा बच्चों। 7 बेस पेयर का सीक्वेंस इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे TA ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम बच्चों हम टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स, या इसको हम हॉगनेस बॉक्स भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हॉगनेस। साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, डिस्क्राइब किया था, इसलिए क्रेडिट दिया जाता है हॉगनेस को। इसको हम टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हॉगनेस बॉक्स किसके लिए यूज़ किया गया है बच्चों, हॉगनेस बॉक्स किसके लिए यूज़ किया गया है, टाटा के लिए ही, टाटा बॉक्स जिसको बोलते हैं उसी के साइंटिस्ट के नाम पे। तो ये यूकैरियोट्स में मिलता है बच्चों। तो आपको यही आंसर बताना है कौन सा वो डीएनए सीक्वेंस होता है, उसका नाम क्या होता है, तो आप उसका नाम बताओगे टाटा बॉक्स। क्या बताओगे, टाटा बॉक्स। इसलिए ऑप्शन जो डी है उसमें टाटा बॉक्स गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन बहुत आसान था, ट्रांसक्रिप्शन पे बेस्ड था, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आने वाले समय में आपको कंटिन्यूसली क्विज़ को परफॉर्म करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी कोटा का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ इसके बारे में बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।